हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे टॉप करो चैनल पर, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स को बनाता है टॉपर। बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले सेल के बारे में सब कुछ, यानी एक कोशिका के बारे में जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज गाइस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके उन दोस्तों तक पहुंच सके जो कम पैसे में तैयारी करना चाहते हैं और वो भी बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले कोशिका यानी सेल। सेल है क्या? सबसे पहला सवाल देखो, जैसे आप लोग दीवार देखे हो, दीवार किस चीज से मिलकर बनता है? ईंटों से। ईंटों को जोड़ते तो दीवार बनता है, दीवार को जोड़ते तो कमरा बनता है, कमरे को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? फ्लैट बनता है, फ्लैट को जोड़ते तो बिल्डिंग बनता है। यही तरीके से बनता है ना। बस वही चीज अपने शरीर पे आजमाओ एकदम। कोशिकाओं को जोड़ेंगे तो हमारा ऊतक बनेगा, ऊतकों को जोड़ेंगे तो अंग बनेगा, अंगों को जोड़ेंगे तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र को जोड़ेंगे तो शरीर बनेगा। यही चीज आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। बस यही चीज अपने आप को क्या करना है? तैयार कर लेना है। अब सवाल है, फिर मैम कोशिका है क्या? अरे अभी ना बताएं कि हमारा शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कोशिका एक जीवधारियों, याद रखना, कोशिका जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। एक वर्ड में कोई पूछे कोशिका क्या है, तो कोशिका जो होता है जीवधारियों का आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने, यानी दुनिया का हर एक जीव, किसी में एक कोशिका तो किसी में दो, किसी में 10 तो किसी में अनगिनत, लेकिन सभी जीवों का, सभी सजीवों का, जो अपने आप को सजीव कहते हैं, जो कहते हैं कि हम जीवित हैं, वो उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या इसका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है? जवाब है नहीं। केवल सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, क्योंकि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि कोशिका के बारे में पढ़ना, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले जो कोशिका की खोज है, ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये बात कि कोशिका है कैसा, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखना। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। ठीक है, किंतु लेकिन 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 एगो कमी रह गया। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज जरूर किया था, लेकिन इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोजा था, मृत कोशिका को खोजा था। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? मृत थी। लेकिन फिर भी इन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। आगे की तरफ, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। अब देखो, हमने कहा कि सबसे पहले मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ये सबसे पहले खोजा गया था। अभी जब तक इन्होंने खोजा नहीं था, उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था कोशिका है क्या। ठीक है, तो खोजने वाले रॉबर्ट हुक थे, बस फर्क इतना था, इन्होंने मरी हुई कोशिका को खोज दिया था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। ये किसके थे? जीवित कोशिका के जनक थे। आगे की तरफ,
कोशिका सिद्धांत। अब जानेंगे कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका की खोज पता चल गई, कोशिका पता चल गया, अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे एम.जे. स्लाइडेन, और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लीजिए, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन और स्वान थे। इन्होंने कोशिका को लेकर कुछ नियम दिए जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। वो बातें क्या क्या थी, इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ बातें बताई जो इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, याद रखना, हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, यानी जितने भी धरती पर जितने भी सजीव हैं, जो अपने आप को जीवित कहते हैं, जो अपने आप को जीव कहते हैं, उनका निर्माण कोशिकाओं से होगा, ये पहली बात है। दूसरा, हर जीव के शरीर में एक कोशिका भी हो सकती है और एक से अधिक कोशिका भी हो सकती है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। प्रत्येक कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करेंगी, एक जैसा कार्य करेंगी, जीव को जीवित रखने का कार्य करती हैं। अगला, कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्रेन होता है जो चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, वैसे ही एक जीव के कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। और ये केंद्रक क्या करता है, एक कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कुछ चीजें कोशिका के बारे में जो पता होनी चाहिए, जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, याद रखना, सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, अगर बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका की तो आपको बता दें सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। तीसरा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, एक मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु है। क्या नाम है, शुक्राणु है, जो नर युग्मक है, जो नर के शरीर में बनता है। याद रखिएगा, ये केवल और केवल नर के शरीर में बनने वाला एक कोशिका है जिसे शुक्राणु या फिर नर युग्मक कहते हैं। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक मनुष्य में बनने वाला सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। ये केवल और केवल महिला के शरीर में बनता है। आगे की तरफ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर में पाई जाने वाली, देखो, छोटा, बड़ा, लंबा, ये तीनों याद रखना है। अगर बोलेगा संसार में सबसे छोटी कोशिका तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर बोलेगा संसार में सबसे बड़ी कोशिका तो याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन जब बोलेगा मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका तो याद रखना है शुक्राणु। और अगर बोला मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो याद रखना है महिला के शरीर में बनने वाला अंडाणु। लेकिन जब बात आती है लंबी कोशिका की, तो लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, जो मेल और फीमेल दोनों में, तंत्रिका जिससे हमारा क्या होगा, तंत्रिका, तंत्र का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे कोशिका के बारे में आपको बता दें, कोशिकाएं, अगर हम लोग कोशिका को बांटे, ठीक है, कोशिका को अगर हम लोग संख्या के आधार पर बांटे, ठीक है, कलर कुछ ज्यादा ही डार्क ब्राइट नहीं हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। अब देखो कोशिका के प्रकार, अगर कोशिका को हम लोग केंद्रक के आधार पर बांटे, हमने कहा कोशिका के अंदर सबसे प्रमुख चीज जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है वो क्या है, केंद्रक। तो अगर केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को बांटते हैं तो वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका।
पहली कोशिका का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, वहीं पर दूसरी कोशिका का नाम है यूकैरियोटिक। क्या नाम है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रो और यूकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रो होता है, प्रो का मतलब बोल सकते हैं कमजोर, ठीक है, ये गेम से उल्टा वाला है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक तरीके से फ्री फायर में जैसे नोबड़ा होता है ना, वैसे ही, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक अल्प विकसित होगा, जिनके अंदर केंद्रक का क्या होगा बोल सकते हैं, वो वेल मैनेज नहीं होगा, ठीक है, वेल डिटरमाइंड नहीं होगा, सबसे मेन चीज उसके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होगा, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ न होकर केंद्रक के बाहर पाया जाएगा। तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ऐसी कोशिका सभी निम्न कोटि के जीव जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, इन लोगों में पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये सभी उच्च कोटि के जीवों में पाई जाने वाली कोशिका है। इनकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, उनकी केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, और सबसे मेन चीज इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बात करें कोशिका को, अगर हम संख्या के आधार पर बांटें, कोशिका को संख्या के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कुछ जीवों का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, उनको एक कोशिकीय कहते हैं, वहीं पर कुछ जीवों का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, इसलिए उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये हो गया कोशिका। कोशिका को हम लोग केंद्रक और संख्या के आधार पर बांट सकते हैं। अब अगर बात करें केंद्रक, हमने कहा दो प्रकार से केंद्रक के आधार पर बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका सभी विकसित जीवों में, विकसित जीव कौन सा होता है? एक होता है जंतु और एक होता है पादप, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतु में और पादप में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, जंतु का शरीर जंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर एक पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा पादप कोशिका और ये हमारा जंतु कोशिका, इन दोनों का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करना जरूरी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका के अंगों की, यानी कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो कोशिका के सबसे ऊपर, जैसे हमारे शरीर पर सबसे ऊपर क्या मिलता है? त्वचा, जो ढका रहता है, वैसे पूरी कोशिका को ढकने वाला क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। एक कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं, और कोशिकांग को चारों तरफ से ढकने वाला, घेरने वाला कौन है? कोशिका झिल्ली है। आगे, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में आपको मिलेंगे। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या है? ये बाहर से आने वाली अंदर की चीजों को कंट्रोल करेगा और अंदर से बाहर को जाने वाली चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। आगे, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, यानी इसका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कौन सा चीज अंदर आएगा, कौन सा चीज अंदर से बाहर जाएगा, ये सारी चीजों को निर्धारित करने वाला कौन होता है? कोशिका झिल्ली होता है। और याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जंतु की कोशिका में भी मिलेगा, पादप की कोशिका में भी मिलेगा। ये सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, जो पूरे के पूरे कोशिका को घेर के रखने का काम करता है। आगे की तरफ कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति ये केवल पादपों में, जो पादप कोशिका होती है उसको क्या है ना, डबल लेयर की जरूरत होती है, ठीक है। देखो, हमारा शरीर की जो कोशिका है वो बड़ी छोटी सी पतली सी होती है, उसमें एक ही झिल्ली में सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन पादप की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, इनको डबल लेयर की जरूरत होती है। जैसे अगर मार्केट से आप एक पाव अगर आप ले रहे हो मरचा,
तो एगो प्लास्टिक में दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 10 किलो आलू लेते हो तो दुकानदार क्या करता है, उसको 2 प्लास्टिक में भर कर रखता है, ठीक है, डबल लेयर का प्लास्टिक चढ़ाता है ना। बस वही चीज याद रखना है, पादप की कोशिकाएं भारी होती हैं, इसलिए इसमें डबल लेयर की जरूरत होती है। तो पहली लेयर तो कोशिका झिल्ली है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। दूसरी लेयर का नाम है कोशिका भित्ति जो केवल और केवल पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। याद रखिएगा, पादप की कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहारा प्रदान करती है। और सबसे मेन चीज, ये पेड़ों को कठोरता भी देती है। आप लकड़ी छूते हो, लकड़ी टाइट होता है ना, किसकी वजह से, कोशिका भित्ति के वजह से। ये पेड़ों की जो कोशिका होती है उनमें क्या करता है, कठोरता देने का काम करता है। पादप की कोशिकाओं में ही केवल मिलेगा, इसीलिए पादप की लकड़ी वाली एरिया को देखो ना, कठोर होता है। तो रीजन यही है। आगे की तरफ याद रखना, जंतुओं में जो कोशिका झिल्ली होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जंतु के अंदर पाई जाने वाली, एक जंतु में जो कोशिका झिल्ली पाया जाता है वो किस चीज का, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। पादप के शरीर में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो काइटिन का बना होता है। तो ये हमारे क्या है, कुछ कोशिकाएं हैं जीवों के, और उनमें पाई जाने वाली कोशिका भित्ति है जो किस चीज से बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ केंद्रक। अब तीसरा जो प्रमुख हमारा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग है वो है केंद्रक। केंद्रक ये कोशिका के मध्य में स्थित एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। और याद रखना, केंद्रक जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। कोशिका के मध्य में पाई जाने वाली संरचना को केंद्रक कहते हैं। ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं और ये कोशिका का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है क्योंकि यही है जो पूरी की पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। याद रखना, अगर एग्जाम में आए कि ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं तो केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। याद रखिएगा, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में किया था। अगला एक चीज और याद रखिएगा, केंद्रक के अंदर ये देखो, ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए होगा, आरएनए होगा, ठीक है, और गुणसूत्र, ये सभी चीजें क्या होती हैं, केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें 70, याद रखना, केंद्रक के अंदर 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए होता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और लिपिड पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में अगर बोला जाए तो इसमें प्रोटीन 70 से 80% क्या होता है, प्रोटीन स्थित होता है। आगे की तरफ अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। याद रखिएगा, ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जो हमारा ईआर है वो कोशिका को, जैसे अगर आपको एक रूम है, ठीक है, तो रूम को खड़ा करने के लिए हम पिलर लगाते हैं ना, अगर पिलर नहीं रहेगा तो ऊपर का चीज धम से नीचे गिर जाएगा। तो पिलर क्या करता है, ये हमारे दोनों को, ठीक है, एक इधर एक इधर, इन दोनों को बांटने में मदद कर रहा है ना, ताकि 2 फेस मिल जाए, इसके बीच में सारी की सारी समान रहेंगी। तो वैसे ही हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउडी और अर्नस्ट फुलम ने किया था। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। जो हमारा ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। पहले की बात करेंगे स्मूथ, जिसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर स्मूथ ईआर, ईआर का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। जो स्मूथ वाला है, चिकना वाला है, ये हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में मदद करता है। वहीं पर अगर बात करें खुरदुरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या करता है, ये हमारे जालिका, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला है,
रफ वाला है, ये बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। स्मूथ वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में मदद करता है, खुरदुरा वाला प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। सवाल ये खुरदुरा क्यों है? क्योंकि इसकी झिल्ली पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी वजह से ये खुरदुरा दिखने में होता है। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उसको प्रोटीन बनाने में मदद कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन वाला? रफ वाला। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। राइबोसोम, अभी जैसा कि बताएं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे दाने की तरह दिखाई देता है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज गॉर्ज ई पलाडे ने किया था। अगला चीज, ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। अगर सवाल आए कि एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा राइबोसोम। ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती, याद रखिएगा। ये आरएनए यानी राइबोज, ठीक है, ये आपका कौन से आरएनए से? राइबोस आरएनए से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यही जगह है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। एक कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होता है वो उसके राइबोसोम के अंदर ही बनता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S वाला होता है वो जितने भी छोटे, ये बहुत ही आकार में छोटा होगा और ये निम्न कोटि के जीवों में, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। वहीं पर 80S जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सभी उच्च कोटि के जीवों में, विकसित पौधे और जंतुओं में देखने को मिलेगा। ये जो S दिखाई दे रहा है ना, इस S का मतलब होता है सेट्सबर्ग, ठीक है। ये आपका क्या एक तरीके से मात्रक है, यूनिट है घुलने का, ठीक है। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी राइबोसोम को लेकर खूब तेजी से घुलाओगे ना, जब आप किसी भी चीज को, नमक या फिर बालू को तेजी से घुलाते हो तो थोड़े समय बाद देखते हो नीचे वो बैठने लगता है। उसी तरीके से जब राइबोसोम को हम घुलाते हैं तो जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला राइबोसोम है वो 70S के स्पीड से नीचे बैठता है। वहीं पर जो उच्च कोटि के जीवों में पाई जाने वाला राइबोसोम है वो 80S के स्पीड से नीचे बैठता है। एक चीज और याद रखना है, राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी राइबोसोम जो बड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये असल में दो टुकड़ों से मिलकर बना होता है। इन दोनों को मिला करके कहते हैं राइबोसोम यानी 80S, ठीक है। इस 80S में जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसका S अलग, जैसे ये 60S, ये आपका हो जाएगा कितने, सॉरी यहाँ पे 70, ठीक है। 60 और 30 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो सेम इन सब का ऐसा नहीं कि सेम वो रहेगा, क्लियर। बस इतना याद रखना है कि उच्च कोटि के जीवों में 80S प्रकार का होता है और निम्न कोटि के जीवों में 70S प्रकार का होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोशिका के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कॉलिकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कॉलिकर के द्वारा किया गया था। 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। देखो सबसे पहले खोजने वाले का नाम था कॉलिकर। क्या नाम था? 1880 में कॉलिकर ने कीटों के अंदर रेखित पेशियों में देखा था, लेकिन 1890 में अल्टमान ने इसको हम सभी जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति में बताया और इसका नाम रख दिया बायोब्लास्ट, जो आगे चलकर बेंडा के द्वारा, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1898 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, ठीक है। यानी खोजने वाले का नाम था क्या? कॉलिकर। इसकी उपस्थिति को बताने वाले का नाम था अल्टमान, जिन्होंने इनका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट रखा। लेकिन सी बेंडा ने आगे चलकर इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अगला, यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इनके उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? इस तरीके से उंगली नुमा उभार होते हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें दो झिल्ली होता है, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली। इनको याद रखना है। इसके अंदर के संपूर्ण भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें उंगली नुमा जो संरचना दिखाई देगा उसे क्रिस्टी कहेंगे। इसमें दो झिल्ली होता है, बाह्य और अंतः झिल्ली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के संपूर्ण भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो इसकी पूरी की पूरी संपूर्ण संरचना को मैट्रिक्स नाम दिया जाता है।
आगे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो एनर्जी का निर्माण होता है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो सबसे पहला ये कोशिकीय श्वसन, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे कोशिकाएं भी सांस लेती हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनता है। तो ये कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती हैं। और ये कोशिका, इसका कार्य याद रखना, कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी का निर्माण। एटीपी का पूरा नाम हर बच्चे को पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दोनों उपनाम याद रखना है। ठीक है, ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था। याद रखना, लाइसोसोम क्या है? ये एक प्रकार का बोल सकते हैं सुसाइडल बैग है। ठीक है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे ही लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम पूरे काम को देखता है कि हर कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। जो भी अंग सही प्रकार से काम नहीं करता, ये उसको तुरंत क्या करता है? खत्म कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देगा। आगे जानेंगे, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर याद रखिएगा, जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर कोई भी अंग जो अधिक काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी की पूरी कोशिका काम नहीं करेगी तो ये अपने आप को क्या करेगा? फाड़ देगा, जिससे इसके अंदर से निकलने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, सवाल आएगा इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये एंजाइम की सहायता से एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी अंग सही तरीके से कार्य नहीं करता, वो उसको नष्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को फाड़ देता है और इससे निकलने वाले एंजाइम पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, गोल्जी काय। गोल्जी काय 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। याद रखना, गोल्जी काय, इसकी खोज 1898 में किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये एनर्जी, जैसे मान लो हम ज्यादा बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए बोलने के लिए? तो हमारा गोल्जी बॉडी बाकी कोशिकाओं से एनर्जी को खखोर के जहां पर हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगा उस अंग तक कोशिका को लाने का काम करेगा, उस अंग तक एनर्जी को लाने का काम करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसकी संरचना याद रखना, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता है संरचना कैमिलो गोल्जी का। ठीक है, ये हमारा गोल्जी बॉडी है। आगे की तरफ अगला है तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी संरचना होती है और यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। याद रखना, सेंट्रोसोम एक कोशिका से दो कोशिका को बनने में जो हमारा अंग मदद करता है उसका नाम है सेंट्रोसोम। और ये केवल और केवल जंतु की कोशिका में ही पाया जाएगा। सिर्फ किसमें पाया जाता है? जंतु की कोशिका में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, रसधानी। ठीक है, यह निर्जीव रचना है, ये जीवित रचना नहीं है, ये निर्जीव रचना है। इसमें जैसे आप लोगों के घरों में पानी की टंकी होती है, जो क्या करता है? इमरजेंसी टाइम के लिए पानी को इकट्ठा रखता है, ताकि अगर पानी न आए कभी तो आप टंकी से पानी निकाल के पी लो। वैसे ही हमारी कोशिका के अंदर एक छोटी सी टंकी होती है जिसका नाम है रसधानी या वैक्यूल। ये निर्जीव होती है और इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा रहता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। याद रखिएगा, उस टंकी के अंदर, रसधानी के अंदर एक रस भरा होता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। इसके कोशिका रस में जल,
खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है, पादपों में। पादप को पानी की ज्यादा जरूरत, हम लोग का 1 लोटा पानी में प्यास बुझ जाता है, लेकिन पादप को जब आप पानी देते हो तो क लीटर पानी देना पड़ जाता है। तो पादपों को ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए उनके में टंकी बड़ा होता है। और हमारे में जो रसधानी होता है जंतु की कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में छोटा होता है। आगे की तरफ लवक, ठीक है। लवक ये केवल और केवल पादप की कोशिका में पाया जाता है। याद रखना लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। और इसी की सहायता से हमारा पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। तो जो आपको पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है वो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल ही है जिसके कारण हमारे पौधे क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं। इसीलिए पौधों की पत्तियों को रसोई का घर कहा जाता है, ठीक है। पत्तियां क्या कहलाती हैं, पादप कोशिका की रसोई कहलाती है। क्यों, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया हरित लवक। दूसरा आता अवर्णित लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन लवक है, इसका कोई रंग नहीं होता। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे आपका एग्जाम्पल रहेगा जड़ और भूमि के अंदर पाए जाने वाला तना। ये क्या करता है, इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, ठीक है। ये आपका कहां पर, उन जगहों पर पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अगला है वर्णित लवक। ये रंगीन लवक होते हैं। ये लवक क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये फूलों में देखने को मिलेंगे, बीजों में देखने को मिलेंगे। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। गाजर का रंग देखते हो ना, नारंगी होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। चुकंदर का कण ज़ैंथोफिल के कारण। यानी हर फल का रंग, हर फूल का रंग जो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है वो वर्णक के कारण होता है। और वो वर्णक कौन सा होता है, वर्णित लवक, ठीक है। ये अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये रंगीन वाले भागों में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो कोशिका, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका क्या है, एक हम बैक्टीरिया का चित्र बना रहे। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। बीच में केंद्रक भी नहीं होता है, एकदम अर्धविकसित अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। और याद रखना कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। और वो उन्हीं रेशे की सहायता से चलते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें लंबे लंबे धागे होते हैं जिसे फ्लेजेला कहते हैं, वो इसके सहायता से चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना सीलिया और फ्लेजेला ये केवल और केवल जंतु कोशिका, निम्न कोटि के जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। अब एक चीज, जंतु कोशिका गोल आकार का होगा, ठीक है। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, रसधानी होता है और तारककाय होता है। वहीं पर अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इनमें भी केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारककाय पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसी चीजें हैं जो केवल और केवल किसमें मिलेगा आपको, पादप कोशिका में। वो क्या चीजें हैं, कोशिका भित्ति और लवक। कोशिका भित्ति और लवक सिर्फ और सिर्फ किसमें, पादप कोशिका में प्रेजेंट होगा, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर। हमने कहा कोशिकाओं को केंद्रक के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे जीव जिनके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं, जिनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनके अंदर पाई जाने वाली कोशिका का केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली होता है और जिनका आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर पाया जाता है, उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर, प्रोकैरियोटिक जीव यानी कोशिका, ये कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, इनमें केंद्रक भी अविकसित होता है,
इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इनमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। उदाहरण क्या होगा? बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और भी जितने भी निम्न कोटि के जीव हैं सभी आपके प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होगा, इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होगा, इसमें कोशिका विभाजन होता है, श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इनमें श्वसन की क्रिया, कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एग्जाम्पल में पौधे और जीव आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिनका जवाब आप लोग दोगे। ठीक है, पीडीएफ आपको जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। आप जा करके प्ले स्टोर से हमारा ऐप जस्ट 12 क्लासेस जरूर डाउनलोड करना, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोडेड है। आप पीडीएफ से अपनी तैयारी, अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पहला सवाल, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की? कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला सवाल आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो जर्मनी के दो वैज्ञानिक एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? वो कौन है जो सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी कोशिका में होता है, केंद्रक सभी कोशिका में होता है, कोशिका द्रव्य सभी कोशिका में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवाणु में भी होता है लेकिन उसमें लाइसोसोम का बना होता है, कवक में भी होता है लेकिन काइटिन का बना होता है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किस चीज की बनी होती है? तो हमने बताया था कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल आपका, अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर क्या उपस्थित होता है जिसके कारण वो खुरदुरा हो जाता है? तो हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका को सहारा देने का काम करता है, ये दो प्रकार के होते हैं, खुरदुरा और चिकना। चिकना वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है, वहीं पर खुरदुरा वाला प्रोटीन बनाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी वो जगह है जहां पर हमारे शरीर का प्रोटीन बनता है। आगे की तरफ, कोशिका के हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, कोशिका का प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या थैली या फिर सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं? तो लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उपस्थित होता है जो कोशिकाओं को, जो कोशिका के अंदर कोई भी अंग सही तरीके से काम नहीं करता तो उसको नष्ट करने का काम करता है। और कभी कभी जब पूरी कोशिका काम नहीं करती तो ये अपने आप को फाड़ करके पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। आगे की तरफ, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है, किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, वर्णित लवक उसके रंगीन भागों में, हरित लवक उसके पत्तियों में, अवर्णित लवक उसके जड़ों में। इस तरीके से तीन प्रकार के लवक होते हैं जो केवल और केवल पादप की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक। केंद्रक का काम होता है कोशिका को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का। ठीक है, अगला सवाल, बस खत्म।
तो हमने आज इस वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में पूरी कोशिश की कि आपको कोशिका से जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के मन में डाउट रहता है, जो जानना बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर क्लासेस पसंद आया तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इजी लैंग्वेज में कम से कम समय में एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने का मौका मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।